So, students, our next topic is diffraction. यूनिट 4 का पहला चैप्टर है ये, और कुछ चीज़ें आपने प्लस 2 में पढ़ी होंगी. डिफ्रैक्शन क्या है? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रेज around the corners of an obstacle or opening when wavelength of incident ray is of the order of the size of the object or opening. ठीक है, ये पहली लाइन आपके पास यही है. ठीक है, कि व्हाट इज द डिफ्रैक्शन. क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है और लाइट इंसिडेंट की गई इसके ऊपर, और इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इस लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का है. लाइट क्या, कोई भी वेव हो, रादर इट मे बी इवन साउंड वेव्स. तो जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी, होना क्या चाहिए, बिकॉज हमने अभी तक ऐसा पढ़ा है कि लाइट प्रोपेगेट्स अलोंग स्ट्रेट लाइन. तो अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव करती है जब तक मीडियम होमोजेनियस है, तो ये वाला पोर्शन ब्लॉक हो जाना चाहिए, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ने लाइट को ब्लॉक कर लिया. तो ये डार्क होना चाहिए, रेस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए. होता क्या है कि अगर वेवलेंथ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के साइज के ऑर्डर की है, तो ये इस ज्योमेट्रिकल शेडो में भी रेज पहुंच जाएंगी. दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट in the geometrical shadow when the wavelength is of the order of the size of the object. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन. ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ये ओपनिंग, दैट मीन्स स्लिट टाइप. जैसे अगर मैं एक स्लिट बना दूं सपोज, और लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करूं, तो इतना पोर्शन आपके पास क्या होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, बाकी डार्क, क्योंकि लाइट सिर्फ इतने हिस्से में पहुंचेगी और स्लिट बाकी को ब्लॉक कर लेगी. लेकिन फिर दोबारा वही कि अगर इस स्लिट का साइज इसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का है, लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का है, इंसिडेंट वेव्स की वेवलेंथ के ऑर्डर का है, तब ये ज्योमेट्रिकल शेडो में क्या है, ठीक है, पहुंच जाएंगी, मतलब बेंडिंग हो जाएगा. एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. ओके, फिर हाइगन और फ्रेस्नेल ने डिफ्रैक्शन की थ्योरी दी, और डिफ्रैक्शन की थ्योरी किस हिसाब से दी? द सोर्स ऑफ लाइट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच प्रोपेगेट इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, क्या है? इट इज कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है. एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. मतलब अगर आप कोई भी सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर कर लें, पॉइंट सोर्स है, लाइन सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ से जब वेव्स चली तो इक्वल डिस्टेंस पर अगर बात करूँगा तो ये सभी सेम फेज में होंगे, और ये कॉन्टिन्यूस लोकस, जैसे मैं अगर पॉइंट सोर्स की बात करूँ, पॉइंट सोर्स के अगर मैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर जाऊँ इन ऑल द डायरेक्शंस, तब आपके पास ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे, इनका फेज सेम होगा. फेज का मतलब कि जब वेव चल रही हैं, ठीक है, तो अगर मैं क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में बात करूं, या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर फील्ड क्वांटिटी की वैल्यू की बात करूं, ठीक है, किस डायरेक्शन में है वन, और अगर मैं E=E0 sin ओमेगा टी की बात करता हूँ, ठीक है, -kx, इस तरीके से प्रोपेगेशन की बात करूँ, देन दिस फेज इज सेम. ठीक है, कॉन्टिन्यूस लोकस चाहिए आपको, तो दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट. एंड एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट दैट एक्ट्स एज सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस. यही हाइगन प्रिंसिपल आपने पहले पढ़ा है. तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस दैट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स. यही हाइगन प्रिंसिपल आपके पास है. ठीक है, नाउ वी डेवलप थ्योरी. ठीक है, हम थ्योरी डेवलप करेंगे किसके लिए, डिफ्रैक्शन के लिए. किस तरीके से कि इस वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट्स से जो वेव्स चली हैं उनके बीच में इंटरफेरेंस की बात होगी. तो म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स. ठीक है, तो ये फ्रेस्नेल और हाइगन ने ये
एक थ्योरी दी थी और इसी के बेसिस पर हम आगे बात करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाइगन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन थ्योरी। अब डिफ्रैक्शन की टाइप्स क्या हैं? द टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, वी हैव टू टाइप्स, वन इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड अदर इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्लास जो है डिफ्रैक्शन की, ठीक है, उसमें क्या होता है, सोर्स और स्क्रीन, अगर फ्रेस्नेल की बात की जाए, सोर्स एंड स्क्रीन दे आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि अगर मैं बात करूं कि भाई ये स्लिट है सपोज, ठीक है, दिस इज स्लिट सपोज, तो जो सोर्स है इट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो रेज जो होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। तो और स्क्रीन भी फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो सोर्स एंड स्क्रीन, ठीक है, फ्रॉम द स्लिट दे आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। और अगर ये डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, मतलब स्क्रीन बहुत दूर है, ठीक है, स्क्रीन इज एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस एंड सोर्स इज ऑल्सो एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो आपके पास ये जो इंसिडेंट रेज हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। या फिर आप इसको इक्वलेंट पैरेलल बना सकते हो, कैसे कि भाई सोर्स अगर पॉइंट भी है तो उसके आगे आप लेंस लगा दीजिए और ये सोर्स जो है इस लेंस के फोकस पर होना चाहिए, तो रेज जो चलेंगी तो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इक्वलेंस हो जाएगा कि एज इफ इट इज एक्सटेंडेड सोर्स। तो अगर यहाँ बात होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और अगर यहाँ बात होती है मतलब सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, स्क्रीन इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो आपके पास डिफ्रैक्शन की जो बात आएगी, मतलब रेज आपके पास ऐसे चलनी चाहिए और ये हिस्सा क्या होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। होता क्या है कि अगर ये स्लिट का साइज वेवलेंथ के ऑर्डर का है तो ये ज्योमेट्रिकल शैडो में चल जाएगा, बट ये फाइनाइट डिस्टेंसेस पर है, सोर्स एंड स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट का मतलब द स्क्रीन इज एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यानी बहुत दूर है, ठीक है, और सोर्स भी बहुत दूर है, इसका मतलब रेज जो इंसिडेंट होगी दे आर पैरेलल। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को आप नियर फील्ड डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, और जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फार फील्ड डिफ्रैक्शन। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। सो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में फाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं है, इट्स फाइनाइट, इसको देख लेना, ठीक है, इट्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ बताई, देखो सारी वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं इनसे जो वेव्स चलेंगी उनके बीच में आप इंटरफेरेंस की बात करोगे और फिर डिफ्रैक्शन की थ्योरी बताओगे, दैट इज फ्रेस्नेल, हाइगन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन थ्योरी, ठीक है। बट ये सारे क्या हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पर है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के लिए अगर बात की जाए, सोर्स एंड स्क्रीन दे आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। और अगर मैं बात करूं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या है, द सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, या फिर वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि इसको आप क्या कर दीजिए, लेंस को सोर्स के फोकस पर रख दीजिए, द रेज दे आर पैरेलल, या फिर वेव फ्रंट वो प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगी, और प्लेन वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो ये वेव फ्रंट अगर बात की जाए तो इसके डिफरेंट, ये सारी वेव फ्रंट है, ठीक है, इसके डिफरेंट पॉइंट से आप क्या करोगे, वेव्स को कंसिडर करोगे और इनके बीच में इंटरफेरेंस की बात करोगे। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इस तरीके से डील किया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, थियरी ऑफ, ठीक है, हाफ पीरियड जोन्स। फ्रेस्नेल की थियरी थी, तो फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। इसमें क्या है, जो आप ये इंसिडेंट वेव फ्रंट कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, जो ये स्ट्राइक करेगी स्लिट के ऊपर, उसको आप जोन्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। और जोन्स मतलब स्मॉल एरियाज, उसमें डिवीजन होगा। मतलब जैसे आपके पास ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है सपोज, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो आप इसको छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड कर दोगे, छोटे छोटे एरियाज में। ये एक एरिया आ गया, दूसरा आ गया, फिर ये तीसरा एरिया आ गया, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से आप एरियाज में बातें करेंगे, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये फ्रेस्नेल ने ये थ्योरी डेवलप की।
और उसने डिवीज़न जो है वो इस तरीके से किया कि जो कंसेक्यूटिव पार्ट्स हैं, जैसे ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, अगर मैं इस पहले पार्ट के एज से बात करूं, ठीक है, इसका एज है M1, पहला जो जोन है, ठीक है, आप कह रहे हैं ये इट इज़, उसका सेंटर है M और एंड जो है दैट इज़ M1, और दूसरा जो ये बना उसका जो एंड है दैट इज़ M2, जो तीसरा बना उसका एंड दैट इज़ M3, M4, M5, इस तरीके से, और आपने इसको उस पॉइंट पर मिला दिया जहां आप फाइनली डिफ्रैक्शन की बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस वेव फ्रंट को, ठीक है, डिवाइड कर दिया जोन्स में, ठीक है। तो आपने सबसे पहला जोन, ठीक है, उसका सेंटर क्या माना, दैट इज़ M, और जिस पॉइंट पर आप डिफ्रैक्शन की बात करना चाहते हैं दैट इज़ K, तो M से K तक का डिस्टेंस आपने X कर दिया, और इस पहले जोन का जो एंड है जहाँ सेकंड जोन स्टार्ट होगा, मतलब, ठीक है, दिस इज़ द सेकंड जोन, ये जो जिसको M1 बोला, और यहाँ से जो वेव्स पहुँचेंगी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपने बोला इट्स x प्लस λ/2, ठीक है। आपने जोन्स इस तरीके से बनाने हैं, इनके एरियाज इस तरीके से चूज़ करने हैं सो दैट जो कंसेक्यूटिव पार्ट से, ठीक है, डिस्टेंसेस होंगे वो λ/2 के मल्टीपल्स में चेंज होंगे। अगर मैं कहूँ ये जो सेकंड जोन है ख़त्म हुआ इस पॉइंट पर, इसको मैं M2 कह देता हूँ, थर्ड जोन स्टार्ट हो चुका है, तो दिस इज़ थर्ड जोन, ठीक है। तो M2 से K तक का डिस्टेंस दैट इज़ x प्लस, देखो M1 से K का था x प्लस λ/2, फर्दर λ/2 दैट मीन्स x प्लस लैम्डा, या फिर आप लिख सकते हो x प्लस 2 टाइम्स λ/2। फिर यहाँ जैसे देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, अब फोर्थ जोन स्टार्ट होगा, यहाँ पहला जोन ख़त्म हुआ, यहाँ दूसरा जोन ख़त्म हुआ, यहाँ तीसरा जोन ख़त्म हुआ, नेक्स्ट जोन के लिए अगर बात होगी तो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ x प्लस 3 टाइम्स λ/2, ये डिस्टेंस। तो जो पार्ट डिफरेंसेस हैं फ्रॉम द एजेस, कंसेक्यूटिव जो जोन्स हैं उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज़ λ/2 का, λ/2 के मल्टीपल्स में आपने जोन के जो एरियाज हैं वो इस तरीके से चूज़ किए ताकि कंसेक्यूटिव जो जोन्स हैं उनके एजेस से जब वेव चलेंगी और जिस पॉइंट पर आप डिफ्रैक्शन की बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंसेक्यूटिव पार्ट्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होगा, दैट इज़ λ/2, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से बात होगी। कहने का मतलब क्या है कि एक जोन से जो वेव चलेंगी और दूसरे जोन से जो वेव चलेंगी वो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश में होगी, क्योंकि पार्ट डिफरेंस कितना है, दैट इज़ λ/2, एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल करने की कोशिश में होंगी। आपने ये थ्योरी डेवलप की, फ्रेस्नेल ने ये थ्योरी डेवलप की है। सो M इज द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है, वेव फ्रंट, सेंटर ऑफ जोन भी कह सकते हैं, एंड Km इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द वेव फ्रंट। ये जो MK है, ठीक है, ये जो लाइन हम कंसिडर कर रहे हैं, ये वाली लाइन, ये एकदम परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट है, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, दैट इज x, ठीक है, और ये x प्लस λ/2, इट्स x प्लस लैम्डा। इन जनरल अगर मैं nth के बारे में बात करूं, ठीक है, तो nth एंड पर आपके पास x प्लस n टाइम्स λ/2 ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। मतलब mk इज x, m1k इज x प्लस λ/2, m2k इज x plus 2 times λ/2, m3k will be x plus 3 times λ/2, और nth जोन के लिए mnk that is equal to x plus n times λ/2। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि आप किस तरीके से डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। अब ये कितना डिस्टेंस है 1, और क्या ऑब्लिक्विटी का मतलब कि वो किस एंगल से रेज आ रही हैं, ठीक है, ये एंगल आपके पास बढ़ता जाएगा। आप अगर किसी पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ये रेज यहाँ से आई, सीधा आ रही हैं, फिर कुछ और एंगल, फिर कुछ और एंगल, फिर कुछ और एंगल, तो कितना ऑब्लिकली ये रे पहुँच रही है इस पॉइंट के ऊपर, एक तो ये फैक्टर, ठीक है, जो डिटर्मिन करेगा कि रिजल्टेंट इफेक्ट इस के पॉइंट पर क्या होगा,
ठीक है, द रिजल्टेंट इफेक्ट दैट विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, द रिजल्टेंट इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द जोन, पॉइंट्स मतलब ये के टाइप, ठीक है, ये के एक ही नहीं, एक ही पॉइंट पर तो डिस्कस नहीं करना, और भी पॉइंट्स होंगे जहां हम डिस्कस करेंगे। तो इन जनरल के पॉइंट हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द जोन्स एंड ऑल्सो ऑब्लिक्विटी दैट मीन्स एंगल मेड बाय द डिफरेंट जोन्स, इन दोनों पर डिपेंड करेगा कि फाइनल रिजल्ट उस पॉइंट पर क्या होगा। नेक्स्ट आपके पास अब जोन्स हमने इस तरीके से कंसिडर किए, सो दैट एम एन के इज एक्स प्लस एन लैम्डा बाय 2, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं, ये ट्रायंगल मैंने बना दी, इट्स एक्स एंड इट्स एक्स प्लस एन लैम्डा बाय 2, और एम से एम एन तक, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ जो जोन्स हैं उससे nth जोन की बात की जाए, ये वाले डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये किसके बराबर है, दैट इज दिस स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स प्लस एन लैम्डा बाय 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस एन लैम्डा बाय 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस एन लैम्डा बाय 2 का स्क्वायर आप कीजिए और आपके पास क्या मिलेगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू एन लैम्डा बाय 2, ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x एन लैम्डा बाय 2, रादर 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल भी हमने कर दिया, एक्स एन लैम्डा और एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। लैम्डा आपके पास काफ़ी कम है, किस ऑर्डर का, 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम, तो ये 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर का है, लैम्डा 10⁻⁷ के ऑर्डर का है, तो लैम्डा स्क्वायर 10⁻14 के ऑर्डर का हो जाएगा, तो ये बहुत ही कम हो जाएगा, इसलिए इस पार्ट को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इसको निगलेक्ट करते ही आपके पास क्या बचेगा, एक्स एन लैम्डा अंडर रूट, तो एम एन एम दैट इज एक्स एन लैम्डा अंडर रूट, इसका मतलब है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इज कांस्टेंट, जिस हम पॉइंट पर बात कर रहे हैं फ्रॉम द वेव फ्रंट वो पॉइंट फिक्स्ड है, लैम्डा इज फिक्स्ड, तो nth जोन में अगर जाओगे, ठीक है, तो एम एन एम जो है, ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगा nth जोन का, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगा nth जोन का, वो किस पर डिपेंड करेगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन, ठीक है। तो nth जोन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन। अब nth जोन का एरिया कितना होगा, सपोज ये आपके पास nth जोन है, ठीक है, ये अंदर तक आपके पास n-1th जोन आ चुका है, इट्स nth जोन, ठीक है, तो ये एरिया जो पहले है n-nth जोन तक का, ठीक है, और जो nth जोन का एरिया है आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब कहने का क्या निकल के आता है, अभी जो आप कह रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, दैट विल बी, आप लिखते हैं एम एन एम nth के लिए, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा nth के लिए, और n-1 कर देंगे तो mn-1 m, ये डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से इस पॉइंट तक का, मतलब दैट इज रेडियस, ठीक है। m से अगर बात की जाए इस पॉइंट तक mn-1 तक, तो ये रेडियस है, ठीक है, n-1th जोन का, और ये बात की जाए mn, तो ये रेडियस बन गया किसका, nth जोन का, तो ये वाला एरिया आपके पास क्या होगा, इसकी बात हो रही है, तो आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो nth जोन तक का रेडियस एरिया आपके पास क्या होगा, दैट इज mn-1 m का, ठीक है, ये रेडियस बन गया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, ये n-1th जोन तक का एरिया आ गया, और nth जोन तक का एरिया कितना है, दैट इज पाई m इसका स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा, nth जोन का एरिया
आ जाएगा। इसको हम किससे लिख रहे हैं, एस एन से लिख रहे हैं। तो आपके पास क्या बना, इट इज पाई एम एन एम स्क्वायर माइनस पाई एम एन माइनस 1 m स्क्वायर। और अभी आपने देखा एम एन एम किसके बराबर है, एक्स एन लैम्डा अंडर रूट। तो इट्स एक्स एन लैम्डा, ठीक है, अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो गया। और जब n को n-1 कर देंगे तो ये, ठीक है, ये वाला आ जाएगा एरिया। और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या बचेगा, पाई एक्स लैम्डा। क्यों, पाई एन एक्स लैम्डा, पाई एन एक्स लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस पाई एक्स लैम्डा ये रह जाएगा। तो एरिया जो है वो n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर बात की जाए आपके पास पाई एम एन एम स्क्वायर, तो एम एन एम स्क्वायर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्स एन लैम्डा अंडर रूट का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स एन लैम्डा। और जब एम एन माइनस 1 m तो n को क्या कर देंगे, n-1 कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, पाई n-1। तो यहाँ n को क्या कर दिया, n-1, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई एन एक्स लैम्डा, पाई एन एक्स लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा और पाई एक्स लैम्डा माइनस माइनस प्लस ये रह जाएगा। तो ये एरिया है n पर डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n, कहने का मतलब ये है। तो हर एक का एरिया आपके पास क्या है, हर एक जोन का एरिया सेम है, एरिया सेम है, लेकिन रेडियस सेम नहीं है। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो एम एन एम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n, ये रेडियस हो गया। बट एरिया आपके पास n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और एरिया किसके बराबर है, एरिया है पाई एक्स लैम्डा, इसमें n नहीं आया है। तो ये चीज़ हाफ पीरियड जोन्स के बारे में पहले क्लियर हो जाना चाहिए। और जो k पॉइंट पर इफेक्ट होगा दैट विल डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट k फ्रॉम द वेव फ्रंट, ठीक है, दैट मीन्स x, एंड एरिया ऑफ द जोन एंड ऑल्सो ऑब्लिक्विटी। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी तक के लिए आप इतना कीजिए, इस आर्टिकल को मैं आधा छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर बताऊँगा। तो हाफ पीरियड जोन्स का कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हम वेव फ्रंट को किस तरीके से हाफ पीरियड जोन्स में कंसिडर कर रहे हैं और हम डिफ्रैक्शन की थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फ्रेजनल ने दिया था, ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो फर्स्ट लेक्चर आपका डिफ्रैक्शन के लिए ये रहेगा, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चीज़ बताऊंगा।